बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। इंतखाबात में कमोबेश 2 से ढाई माह रह गए हैं और इंतखाबात का मौसम जोरों शोर से अपनी पूरी रवानी के साथ जारी है। हुआ कुछ यूं है जनाब कि इंतखाबात के बाद तोड़ जोड़ का अमल होता था और उसके बाद पार्टियां हुकूमत बनाने में और इत्तेहाद करने में बात करती थी। उससे पहले अपने अपने परचम तले नारे लगाए जाते थे, इल्ज़ामात तराशी के इल्ज़ामात की बारिश भी होती थी, लेकिन उसके बावजूद असल जो सिलसिला था वो इंतखाबात के बाद नजर आता था। ये शायद पहले इंतखाबात ऐसे हैं कि न जाने क्यों इंतखाबात से पहले ही ये तोड़ जोड़ का सिलसिला और मोहब्बतों के आस्ताने खुले पड़े हैं और नफरतों की भी बातें की जा रही हैं। जब एक बात सामने है और बहुत हद तक हम ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो ग्रीन सिग्नल मिला था मुकम्मल तौर पर वो खुल चुका है। हालांकि अभी तक बहुत से फैसले ऐसे हैं जिसके अभी उसका फैसला होना बाकी है कि आखिर नवाज शरीफ साहब की किस्मत में लिखा क्या है। आया अगर नून लीग को इतना बड़ा स्पेस दिया जा ही रहा है तो फिर वजीर आजम की सीट पे बैठेगा कौन, क्योंकि इस वक्त भी पिक्चर क्लियर नहीं है। होना तो कुछ यूं चाहिए कि इस वक्त तमाम पार्टीज, चाहे वो छोटी पार्टीज हों या बड़ी पार्टीज हों, उनको पहले अपने फैसला साजों से ये मशवरा करना चाहिए बैठ के कि आखिर आगे होने क्या जा रहा है और होने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या होना है उस पर फैसला किया जाए। जी जनाब, मेरा मशवरा वही, जो मेरा इशारा है वो उसी तरफ है कि इस वक्त जो माशी मसाइल हैं उस पर तवज्जो देना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली आप सारे पार्टीज जो हैं वो इंतखाबात की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी वो रोड मैप मौजूद नहीं है जिससे पाकिस्तान में तरक्की आ सकती है। इल्ज़ाम तराशियाँ भी हो रही हैं, तोड़ जोड़ भी हो रही है, लेकिन माशी तौर पर एक पाकिस्तान कैसे मुस्तहकम होगा इस हवाले से कोई बात नहीं कर रहा है। इस वक्त जो आज की रीसेंट सूरत हाल है उसमें तो हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी भी आई, डॉलर भी कुछ कम हुआ, लेकिन ये सब एक कॉस्मेटिक तौर पे हमें नज़र आता है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल इसमें मामलात को देखें तो पाकिस्तान के पास वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो आगे चल के पाकिस्तान को आगे तरक्की के रास्ते पर ले चलेंगी। कभी आपके जो ज़राए मुबादला हैं उसमें कमी आ जाती है, जैसे आज भी हमने देखा कि 7 करोड़ समथिंग की कमी आई है और ये कमी जारी है। लेकिन इस वक्त जो एक अहम चीज है कि आप उन चीजों पे क्यों नहीं तवज्जो दे रहे जो पाकिस्तान की मुस्तकबिल में बेहतरी हो सकती है, जिसमें इन तमाम बातों में हम सियासतदानों को बुरा कहते हैं या फैसला साजों को बुरा कहते हैं, कहीं ना कहीं कसूर हम आवाम का भी है। आप ये देख लीजिए कि हम कहाँ कहाँ करप्शन कर रहे हैं, कहीं हम जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, कहीं हम स्मगलिंग में जो है वो मुलविस हैं, कहीं हम पाकिस्तान को किसी और तौर से नुकसान पहुंचा रहे हैं और आखिरकार सारा किया कराया पाकिस्तान के ऊपर डाल के, फैसला साजों पर डाल के, सियासतदानों पर डाल के हम हाथ साफ करके बैठ जाते हैं। हमें अपनी चोरी याद नहीं रहती। अगर इस वक्त पाकिस्तान को बचाना है तो इस वक्त अवाम को भी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करप्शन से दूर रहें और पाकिस्तान के साथ जो लोग सियासतदान मुखलिस हैं उनका भी ये फर्ज बनता है कि माशी तौर पर वो रोड मैप दें जिससे वाकई ऐसा लगे कि कुछ तरक्की होने वाली है। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर इंतखाबात, जैसे मैं रोज़ कहती हूँ कि जी इंतखाबात अगर एक दफ़ा तजर्बा करके फेयर हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस्मा कामरान साहिबा। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से ताल्लुक़ है, यानी कि GDA का आप हिस्सा हैं। मैंने प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे और आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे एडवोकेट अमीर मौज़म भट्ट साहब। आपका ताल्लुक़ PTI से है और साथ ही साथ साजिद खान साहब MQM से हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे उस्मा कामरान साहिबा। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आज थोड़ा सा मेरे मुख्तलिफ व्यू था कि हम रोज़ाना तो सियासत की बात करते हैं, आज भी सियासत की ही बात होगी, लेकिन सियासतदान अपनी फर्ज प्रायोरिटी को क्यों नहीं समझ रहे इस वक्त जिस तरह से माशी हालात चल रहे हैं। अभी मैं रोज़ाना देख रही थी कि कराची में डकैतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, पेशावर में बहुत बढ़ गई हैं, लोग जहनी मरीज हो रहे हैं और यही जहनी मरीज के होने की शायद वो शवाहिद थे जो अभी लाहौर में एक वाकया हुआ है 13 साल के बच्चे का। तो आप क्या समझती हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना, इस वक्त हमारा मुल्क जो है ना एक बड़ी खसारे में भी है और बड़ी तकलीफ़ में ये सब मामला चल रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है हमारी मईशत को और आवाम को हो रहा है, क्योंकि सियासतदान सिर्फ अपनी सियासी पार्टी की बात करता है। हमारे मुल्क को इस वक्त ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो अपनी आवाम की बात करे, आवाम की मुफाहमियत की, मुल्क के दिफा की बात करे, क्योंकि हम सारी सियासी पार्टियों को आजमा चुके हैं और हमारी आवाम को भी चाहिए कि आजमाए को दोबारा ना आजमाया जाए।
और कोई ऐसा अच्छा लीडर अपने लिए मुंतखब करें, अपने मुल्क के लिए मुंतखब करें, जो उनको ये दिमागी अज़ियत से और इस अजाब से निजात दिला सके और जो मुल्क के बारे में सोचे। क्योंकि आप देख रही हैं स्ट्रीट क्राइम वाकई में इस हद तक बढ़ चुके हैं कि हमारे जब बच्चे बाहर जाते हैं तो हम इसी टेंशन में रहते हैं कि इतनी देर हो गई और बच्चा अभी तक नहीं आया, तो कॉल्स पे कॉल्स होती हैं। हम वाकई में दिमागी अजियत का शिकार हैं। एक तो पहले महंगाई का तूफान इस गरीब आवाम के ऊपर जो है वो थोपा गया, फिर दूसरा ये है स्ट्रीट क्राइम की शरह बढ़ गई। स्ट्रीट क्राइम में भी आप देखें इस वक्त कौन कहाँ किस तरह से लूट के आपको ले जाए, आपको मार के चला जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी होती है और ये हुकूमत की ही जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क को कैसे सेव किया जाए, अपने मुल्क की आवाम को कैसे सेव किया जाए। के हाथ में कल ही बिल आए हैं, आपके घर पे बिल आ गए? बिल आ रहे हैं और बिल इतने खतरनाक किस्म के आ रहे हैं कि आप देख रही हैं रिसेंटली कुछ लोगों ने सुसाइड भी कमेंट किए, जो कि मीडिया दिखा भी नहीं पाता। इतना ज्यादा आवाम पे प्रेशर है बिल्स का। यहाँ बिजली जो है सोने के भाव बिकती है, यहाँ गैस बराए नाम है, यहाँ पानी का बिजनेस होता है। तो आप बताएं ना, ये सियासतदान क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपनी सियासी पार्टियों की बातें, या फिर इलेक्शन के दौरान वोट लेने के लिए रोड थोड़े बहुत फूट फूट की बहाली कर दी? तो ऐसे मुल्क नहीं चलता। तो मैं ये कहूंगी सिंध के पास सियासत जो है, सिंध के अंदर जो सियासत 15 साल से चल रही है, तो 15 साल में भी हमारी पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए था, वो भी हमारे मुल्क की पार्टी है। ठीक है मैडम, आपकी तमाम गुफ्तगू में दो कंट्रोवर्शियल बातें थी। एक, आपने कहा कि आजमाए हुए को ना आजमाया जाए। अभी जब आप जिन लोगों का साथ देने जा रहे हैं, आपकी पार्टी साथ देने जा रही है, या आप जिस अलायंस का हिस्सा है वो जिनके साथ होने जा रहे हैं, वो भी आजमाए हुए हैं, जिनको अगली सीट मिलने का बिल्कुल अभी तो हमें लगता है कि 80% तो चांसेस हो गए हैं कि सीट उनको मिलेगी। आप उन्हीं के साथ जा रहे हैं और फिर आजमाए हुए को आजमाने वाला जुमला आपका उस पे सादे नहीं पहुंचता। दूसरी बात आपने की टूट फूट का शिकार सड़कों को थोड़ी सी जी आपने पैचेस लगा दी और आपने कहा कि डेवलपमेंट का काम हो रहा है, आप उसको डेवलपमेंट का काम नहीं समझती। ये दो चीजें, यानी कि आपने पूरी पूरी तनकीद पीपल्स पार्टी पे कर दी। दोनों को जरा क्लियर कीजिएगा। देखिए सना, हम GDA पीर साहब ने बनाया, सदरुद्दीन शाह ने बनाया। GDA में लोग सियासी मुलाकातें हो रही हैं, आपने भी देखा होगा, पीर साहब से भी सियासी मुलाकातें हो रही हैं। तो जो हमारे पास आके मुल्क की मुफाहमियत की बात कर रहा है या मुल्क को जोड़ने की बात कर रहा है, हम उसको वेलकम कहते हैं। और जो मुल्क को तोड़ने की या मुल्क में इंतशार फैलाने की बात कर रहा है, उसके लिए हमारे दरवाजे हमेशा से बंद थे और बंद रहेंगे। तो जो मुल्क को एक साथ जोड़ने की बात करता है, हम उसको आज भी वेलकम कहते हैं। और आवाम को, ये जमहूरी मुल्क है, कहलाने के लिए ये सही जमहूरी मुल्क है, आवाम को पूरा अख्तियारात है कि वो जिसको चाहे इंतखाबात में मुंतखब करे, जिसको चाहे ना करे। क्योंकि हमारी आवाम बाशऊर आवाम है, गयूर आवाम है। मैं अपनी आवाम के साथ इसलिए चलती हूँ क्योंकि ये गरीब जो है यही हमारे सतून है और यही हमारा जो है कंधा है। आप अपनी आवाम के साथ चलती हैं, तो क्या आप इस बात को मानती हैं कि इस वक्त एक पार्टी जिसको सीन से स्क्रीन से गायब किया गया है, उस पार्टी के हक में है इस वक्त आवाम? देखिए, मैंने कहा ना, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और आवाम को अपनी सिलेक्शन करने का भरपूर हक है। मगर देखिए, मुल्क की दो साख्तें हैं बनी हुई, एक बिगाड़ की तरफ जा रही है और एक अच्छाई की तरफ जा रही है। तो आवाम को पूरा हक है कि वो अपने अंदर जो शऊर पैदा है या पैदा किया गया जो शऊर है, उसको अंदर से बाहर निकालें और अपने लिए फैसला करें। क्योंकि देखिए, हर इंसान आजाद है। अगर कोई सियासी पार्टी आजाद नहीं है, तो हर इंसान, यहाँ हर आवाम का शख्स आजाद है। उसे जमहूरी हक है कि वो अपना वोट किसको दे और किसको लेके आए। यहाँ पे आवाम सेलेक्ट नहीं करती, आवाम तो यहाँ पे कुछ और इलेक्शन के जोर पे होती है। यहाँ पे तो मसला ये है कि जो सिलेक्शन वाली बात है, तो वो वाली चीज होती है सिलेक्टेड और इलेक्टेड, ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हो जाएंगी। एनीवे, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोग्राम में, वेलकम करते हैं सर साजिद खान साहब MQM से। साजिद खान साहब, बड़े अलायंस की बातें हो रही हैं, लेकिन इस वक्त जो आपके और पार्टी के दरमियान और साथ ही साथ एक तरफ जमात इस्लामी, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी, बयानबाजियां बड़ी हो रही हैं। हम तो समझते थे कि आपने यूनिट जो आपकी हुई है, यूनियन जो आपकी हुई है, उसके बाद कोई मिजाज में कोई नरमी आ जाएगी। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब का बयान कल भी मैंने अपनी इंट्रो में चलाया था, बड़ी सख्त उन्होंने जुबान इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि हमारी अमन की भीख है ये सब कुछ। क्या है, क्या अगर रीयूनियन हुई है तो वो पहले वाली सियासत और पहले वाली जुबान और बयान को लाना जरूरी है कराची सियासत में, या वाकई नॉर्मल तरीके से भी, आसान तरीके से भी आवाम को और अपने वोटर्स को वापस से अपनी तरफ खींचा जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा जी, देखिए, एक तो सबसे पहले ये कि गुज़श्ता कुछ दिन से बल्कि कुछ अरसे से, जब से एमकेएम पाकिस्तान और जितनी भी एमकेएम के मुख्तलिफ सेक्शन थे वो तमाम एक जगह पर आए हैं, जैसे पीएसपी, पीआईबी और सब एक जगह पर मुत्तहिद हुए हैं। उस वक्त के बाद से पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की दीगर जमातें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, उनकी परेशानी की वजह भी हमें इसलिए समझ में आती है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से, गुज़श्ता कुछ अरसे पहले जब तक हम तकसीम थे तो सबके मज़े आ रहे थे और सब ऐश कर रहे थे, सब इल्ज़ामात की सियासत करते। लेकिन अब हमारी यूनिटी के बाद और कराची के अंदर मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर, मलिर टाउन, लियाकताबाद टाउन, अपना इसके बंस रोड टाउन, यहाँ मुख्तलिफ जलसे एमकेएम ने किए हैं और उस जलसे के अंदर लोगों की बड़ी तादाद में आकर ये प्रूव किया वो एमकेएम के साथ हैं। अच्छा, क्योंकि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि उसका स्टेक कराची के अंदर है और वो कहते हैं कि हमारा होल्ड कराची के अंदर है, आने वाला इलेक्शन भी कराची में जीतेंगे। तो उनसे कोई पूछे कि आप कराची आकर, कराची के लोगों के पास आकर क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे कि आपने गुज़श्ता 15 साल में आपकी हुकूमत रही। साजिद साहब, आपकी बहुत सारी बातों में ना मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बीच में कोई बात करूं, लेकिन मैंने कहा कि इतने यहाँ तक कंप्लीट कर लें, अब उसके बाद मैं आगे आपसे बात करती हूँ। आपने इससे पहले जुमले तो आपने ये कहा कि तमाम लोग अपने ऐश में थे और आपकी जब रीयूनियन नहीं हुई थी, आपकी पार्टी के धड़े बने हुए थे तो सब लोग खुश थे। क्या आपने किसी वजारत के ऐश नहीं उड़ा रहे थे? आप लोग भी, आप लोगों के पास भी तो हमेशा से कोई ना कोई वजारत रही है। दूसरी बात आप ये करते हैं जनाब कि कराची की तबाही के जिम्मेदार वो 15 साल वाली हुकूमत है, तो सर 35 साल से आप भी तो किसी न किसी तरह हुकूमत का हिस्सा बने रहे थे। क्या इस तनकीद का जवाब देंगे आप? अच्छा, देखिए, एक दो बातें और भी ना जो मैं करना चाह रहा हूँ, आपने मुझे टोक दिया बीच के अंदर। जी। तो देखिए, गुज़श्ता इस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर 1970 में, 1977 के अंदर, 1988 में, 93 में, फिर 2008 में, इनकी 20 साल इन्होंने 20 साल जायद इन्होंने पाकिस्तान पर हुकूमत की है, ठीक है ना। और 33 साल से जायद सिंध में इनकी हुकूमत रही है। आप अगर आप पूरा इनका रिकॉर्ड उठाएं तो सिर्फ चोरी, करप्शन, लूट मार और इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया सिंध के अंदर ना और पाकिस्तान के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर इनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी होती तो ये पाकिस्तान वफाक में थे ना, पहले ये प्राइम मिनिस्टर इनका था, सदर इनका था, फिर ये सिमट कर ये पार्टी सिंध तक आ गई और अब आगे चल के इंशाल्लाह मजीद सिमटने जा रही है। एमकेएम पाकिस्तान ने फैसला किया है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर किसी भी सूरत बिलावल जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। इंटीरियर सिंध के अंदर जेडीए की मुख्तलिफ जमातें मौजूद हैं वहां पर, वो काफी अरसे से स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन गुज़श्ता जो मैं बता रहा हूँ 33 साल तक इनकी सिंध में हुकूमत रही, इन्होंने डट कर पैसा कमाया, इन्होंने डट कर चोरी की। और ये जो आने वाले इंतखाबात हैं, ये हर इंतखाबात पैसों की बुनियाद पर लड़ना चाहते हैं। पैसे दो, लोगों को खरीदो, एसीडीसी को खरीदो, फला पुलिस वाले को खरीदो, एसएसपी, डीएसपी, सबको पैसा दिया, माल दिया और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन जीते। गुज़श्ता कुछ अर्से पहले जो बल्दियाती इलेक्शन कराची के अंदर हुए हैं वो भी फेक, जाली बल्दियाती इलेक्शन थे और उस इलेक्शन के अंदर जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बंदरबाजी की है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, इसके अलावा आपने ये कहा कि हमने मुख्तलिफ वजारतों के अंदर रहे, मजे लिए। देखिए, एक सियासी जमात अगर किसी भी हुकूमत की इत्तेहादी बनती है, राय बनती है, तो यकीनन उसका आईनी कानूनी हक है कि वो इत्तेहादी बने, उनसे मिनिस्ट्रियां ले और उसके बाद अपने मसाइल, यानी अपनी शहर के मसाइल, अपने सूबे के मसाइल को हल कराए। पहला ऑप्शन एमकेएम का हमेशा रहा है कि अपने शहर के मसाइल को हम हल कराएं, ठीक है ना। बाकी मिनिस्ट्रियां भी ली जाती है वो इसलिए कि अगर हम किसी भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं और मिनिस्ट्री लेकर अगर हम चोरी कर रहे हैं तो बात है ना, ये बताएं कि किसी एमकेएम के किसी लोगों का कभी नैब में केस चलाओ, एफआईए में चलाओ केस, करप्शन चोरी के अंदर चलाओ केस ना, ऐसा तो कुछ भी कभी नहीं हुआ ना। एक होता है, मुझे भी बात करने दें सर थोड़ी सी, मैं क्योंकि वक्त कम होता है तो मैं जल्दी आपके सवालों के जवाब लेना चाहती हूँ। हाफिज सईद साहब ने आईटी मिनिस्ट्री के हवाले से कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था कि आप भी पिछली हुकूमत में इसमें बैठे रहे। बात ये नहीं है कि किसी के खिलाफ करप्शन की मुकदमात, वो तो दौर चला गया कि जब शादी हॉल्स पे भी मुकदमात आपकी पार्टी के किसी कारकुन के खिलाफ होते थे तो बहुत सारी चीजें और कब्जों पे भी होते थे, हम उस दौर को भुला देते हैं। लेकिन अभी अगर आप बात करें, हम करप्शन की बात नहीं कर रहे, डेवलपमेंट के काम क्या क्या थे जो आपकी मिनिस्ट्री के अंडर हुए हो, कोई एक काम आप मुझे बता दीजिए। देखिए, पाकिस्तान की तारीख के अंदर कराची में कभी काम हुआ है ना तो सिर्फ एमकेएम ने किया। आज कराची में जितनी भी अंडरपासेस, ब्रिजेस,
ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, एजुकेशन का सेक्टर देख लें, आप यहाँ हेल्थ का सेक्टर देख लें, आप बादशाह शहीद अस्पताल को उठाकर देख लें, आप सिटी गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी डिपार्टमेंट थे वो तमाम के तमाम, जितना आज कराची में पानी आ रहा है, जितना सेवरेज का निज़ाम आज कराची के अंदर मौजूद है, वो सब MQM का दिया हुआ है। इसके अलावा जितनी भी जमातें पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इंतखाबात के अंदर आई, हमारे साथ रहिएगा, लेकिन उन्होंने कभी भी डिलीवर कराची को नहीं किया। उन्होंने कहा, अभी गुज़श्ता कुछ अर्से पहले, मैं आखिरी बात करूंगा, गुज़श्ता कुछ अर्से पहले सेंसस पाकिस्तान के अंदर हुए, उसमें आधी कराची की आबादी कट कर दिया गया था। वाहिद जमात MQM पाकिस्तान थी जिसने बताया है कि कराची की आधी आबादी गायब कर दी गई है और आप रीसेंसस करवाएं। उस पर मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ साहब को फाइल किया जी। उन्होंने दोबारा से साजिद अहमद देखा। में हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक से पहले सिर्फ इतनी सी बात करूंगी, जब प्रोग्राम में गेस्ट बात कर रहे होते तो मुझे समझ नहीं आता कि उसके काउंटर पे जवाब क्या दिया जाए, क्योंकि गेस्ट को टोकना अजीब सी बात हो जाती है। लेकिन कराची वाले होने की हैसियत से मुझे समझ नहीं आता, अगर KMC की बात करें तो KMC का कौन सा इदारा है या बहुत अच्छी हालात में, आप जाके उनके हालात तो देखिए, पूरी चीजें टूटी पड़ी हुई है। आप बासी शहीद हॉस्पिटल का जिक्र कर रहे हैं, क्या चीज अच्छी हो गई, या मुझे वो कॉलेजेस वो बता दें, मेडिकल कॉलेजेस KMC के अंडर आते हैं वो कौन से अच्छे हो गए, या आप मुझे ये बता दें जो स्पोर्ट्स क्लब्स आपके बने हुए हैं उसकी हालत तो जाके देखें, आज से वो 10 साल 20 साल पहले वो कैसे थे, आज वो किन हालात में हो गए, कौन सा KMC और कौन सा कराची के हालात बेहतर होना चाहिए, वो कोई भी जिम्मेदार हो। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और MQM से साजिद अहमद साहब मेरे साथ मौजूद है। बात कुछ अधूरी रह गई, चलिए साजिद अहमद साहब सब कुछ छोड़ देते हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि आप मुल्क के इत्तेहाद के लिए, कराची की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ जमातों से बात कर रहे हैं और आप ये समझते हैं कि कराची की बेहतरी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिंध की बेहतरी बहुत ज़रूरी है, इसलिए पीपल्स पार्टी को आप एक तरफ करके रहेंगे ताकि आप डेवलपमेंट के काम कर सकें। इसमें क्या समझते हैं कि सिंध की सतह पे मुस्लिम लीग नून से आपका इत्तेहाद किस हद तक फ़ायदेमंद होगा? अच्छा देखिए, एक तो मैं आपकी बात पूरा क्वेश्चन सुन नहीं सका, दोबारा से रिपीट करने कर देना सर। मुस्लिम लीग नून की सियासत पे बात हो रही है और आपने इत्तेहाद कराची की बेहतरी के लिए आप मुख्तलिफ जमातों से इत्तेहाद कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा और मैं वाज़ेह कर देती हूँ, सिंध में हमें मुस्लिम लीग नून का स्टेक तो वैसे भी जब उनकी गवर्नमेंट थी तब भी नजर नहीं आता था, तो सिंध में किस तरह से आप उनका साथ जो ले रहे हैं और एक बड़ी पार्टी है, किस हद तक फायदेमंद होगा ये? अच्छा देखिए, गुज़श्ता मैंने आपको बताया ना कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गुज़श्ता तकरीबन इन्होंने जो सिंध के अंदर हुकूमत की 33 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर हुकूमत की है, और सिर्फ अगर आप उठाएं तो फिर सिर्फ करप्शन केसेस के अलावा इन्होंने इन पर बने हैं, और जिस तरह रूट मार की मिसाल बताता कुछ अर्से पहले गंदम का स्कैंडल आया था, सही ना, दुनिया को पता है कि अरबों खरबों रुपए की गंदम इन्होंने डम की, ठीक है ना, मार्केट में लेकर नहीं आए, जिसकी वजह से गंदम महंगी हुई। वो स्कैंडल वो इश्यूज बहुत बने, वो आगे उसके नैब के अंदर भी वो केसेस गए हैं उनके, ठीक है ना। आप अभी कुछ फिर इनकी हुकूमत जाने के बाद, अभी टाइम पीरियड पूरा होने के बाद, एक्साइज की जो इनकी मिनिस्ट्री है इनके पास, कितनी बड़े करप्शन स्कैंडल उनके सामने आए हैं ना, ठीक है ना। अच्छा, इनका काम सिर्फ लूट मार करना है, ये लूट मार कर रहे हैं। अच्छा, इस लूट मार को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर चॉइस क्या है? सबसे पहले हमने पीपल्स पार्टी से 88 में मुआहदा किया, ठीक है ना, उसके बाद नून, फिर पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, फिर हम PTI से भी हमने गुज़श्ता कुछ अर्से पहले मुआहदा किया। 3.5 साल तक उनके साथ हम गवर्नमेंट में रहे, हमने रीसेंसस की डिमांड उनसे की, उन्होंने कहा हम 1100 अरब रुपए कराची के अंदर लगाएंगे, लेकिन जितने मुतालबात हमने उनके आगे रखे थे उन्होंने किसी मुतालबात पर इम्प्लीमेंट करने में वो लोग नाकाम रहे ना, वो लोग नाकाम रहे। और उसकी बुनियादी वजह भी ये थी कि हमने फिर सोचा कि अगर लोगों ने MQM पाकिस्तान को वोट दिया है, और लोग वोट इसलिए दिया है कि लोगों के मसाइल को हल करना है, कराची के इशूज को हल करना है, हैदराबाद के मसाइल को हल करना है, तो जो जमात, जो वफाकी जमात जिसके साथ जिसके हम इत्तेहादी इलाही, अगर वो मसाइल को हल नहीं कर सकती, मिसाल के तौर पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी का हमने उनको टारगेट गोल्स दिए थे, उन्होंने अचीव नहीं किया उसको, तो फिर हमारा PTI के साथ रहना बनता ही था। हम उनके साथ, हम उस सूरत को देखते हुए, इन तमाम चीजों देखते हुए हम गवर्नमेंट से बाहर आ गए। अच्छा, उसके बाद अब चॉइस पाकिस्तान में है 2-3 ना, दे के ये बचते हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग या PTI को आजमा दिया हमने, पीपल्स पार्टी को आजमा दिया हमने, लेकिन नून लीग के पास हम इस बुनियादी तौर पर जानने की बुनियादी वजह ये थी कि अब हम मुस्तकबिल के अंदर जो हम अमेंडमेंट कराना चाह रहे हैं, एक तो NFC वार्ड के अंदर आइन के NFC वार्ड के अंदर हम अमेंडमेंट कराना चाह रहे हैं, वो इसलिए कि अगर
गोश्ता कुचर से पहले कुछ सालों पहले जब एनएफसी अवार्ड कौमी असेंबली सूबाई असेंबली सेनेट से पास हुआ तो उसको एमक्यूएम ने सपोर्ट किया था। उस सपोर्ट करने की बुनियादी वजह ये थी कि छोटे सूबों को इख्तियारात मिलेंगे। कल तक वफाक के पास इख्तियारात थे, हम चाहते थे छोटे सूबों के पास इख्तियारात हैं ताकि उससे लोकल जो सिटीज हैं, टाउन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट, उनको फायदा हो। लेकिन हमने देखा कि एनएफसी अवार्ड ये बिल पास होने के बाद जितना भी पैसा वफाक से सूबे के पास आया तो उसके पास सूबे डिक्टेटर बन गए। तमाम इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट ने, सीएम ने अपने पास रखे और नीचे सिटीज को, टाउन्स को, डिस्ट्रिक्ट को नहीं दिया। अच्छा, हम इसके अंदर अमेंडमेंट कराएंगे। हम चाहते हैं कि जो इख्तियारात निचली सतह तक आए, डिस्ट्रिक्ट आए, यूसी तक आए और डेवलपमेंट फंड यहाँ इस शहर के अंदर लगे। बहुत शुक्रिया साजिद अहमद एमकेएम से मेरे साथ मौजूद थे। और सर, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आया और मुझे कुछ चीज़ें बड़ी हैरत होती हैं बात करते हुए कि तमाम मिनिस्ट्रीज, तमाम हुकूमत का हिस्सा रहते हैं आप, जब इतना ही है डेवलपमेंट के काम करने। मुझे वो डेवलपमेंट का काम एक नज़र नहीं आया कोई कि आप कहें कि कोई मिनिस्ट्री आपके पास थी एमकेएम के पास और बड़ा अच्छा हो गया। जिनकी हुकूमत में आपके ऑफिस में ताले लगे और 16 माह भी आप उनके साथ रहे, अभी तक तो आपका ऑफिस खुल नहीं सका। आप पाकिस्तान कराची के मामलात को किस तरह से बेहतर करेंगे, और अभी भी जो है वो झुकने वाली और सियासतदानों वाली सियासत नज़र नहीं आ रही है। अल्लाह करे कि इस तरह के कोई हालात हों कि कराची वाले बाकी एमकेएम का साथ देना चाहते हैं, लेकिन वो नफ्सियात भी होनी चाहिए कि जनाब किस तरह से साथ दिया जा सकता है। पहले अगर कोई 35 साल और 33 साल की बात करता है हुकूमत की और 77 की बात करता है तो जनाब 85 से लेकर अब भी एमकेएम का किरदार भी देख लेना चाहिए कि खुद उनका किरदार क्या रहा है। और अभी जब इस स्टेज में आके उनके एक रहनुमा लंदन की बात करते हैं तो जनाब अपनी ही बानी को भूल के फिर बानी का जिक्र क्यों किया गया, ये तमाम सवालात हैं जो एमकेएम को खुद अपने आप से करना चाहिए। बहरहाल आगे चलते हैं। उस्मा, आप खुद भी आपकी पार्टी समझती हैं कि कौन कौन सी पार्टी के साथ मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए इस वक्त? क्या आपकी किसी पार्टी के साथ मिलना ये सिर्फ सियासी तोड़ जोड़ है या वाकई आपके कोई समझते थे कि फलां पार्टी वाकई हमारा साथ देगी और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेगी इस वजह से? देखिए सना, तोड़ जोड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कभी भी नहीं की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ना ही हमारे ऊपर कोई मर्डर के इल्ज़ाम है, ना ही कोई नैब के केसेस हैं। और पीर साहब को सच्ची बात है कि कोई ऐसी कहते ना खजाने की ज़रूरत भी नहीं है। पीर साहब की हिस्ट्री आप उठा के देख सकते हैं कि मुल्क की मुकामियत और मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी गई और शहादतें किस तरह से नोश की गई। सूर्य बादशाह का एक सारा जो है किस्सा आप लोगों के सामने ही है और वो दर हकीकत है कि मुल्क के खातिर अपनी जान तक गंवा दी। तो देखें, हमारी पार्टी ऐसी जमात है जो मुल्क की मुफाहमियत की बात करने वाले के साथ हमेशा जम के खड़ी रहती है, चाहे वो कोई सी भी सियासी पार्टी हो। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी सियासी पार्टीज़ हैं और अब बड़ी नामवर भी सियासी पार्टीज़ हैं, मगर जहां हमें नज़र आता है कि हाँ, आने वाले वक्त में जो कंडीशन मुल्क की कर दी गई है, इस पार्टी के साथ इत्तेहाद करके अगर वो कंडीशन दोबारा से बहाली की तरफ आ सकती है तो हम उससे डायलॉग करते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए आप करते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए। तोड़ जोड़ देखिए हमारी पार्टी में नहीं होती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ने कभी भी किसी सियासी पार्टी से तोड़ जोड़ ना की और ना करता है और ना करेगा। ऐसा तो नहीं कि किसी बड़े का इशारा होगा कि फलां के साथ मिल जाओ तो आप फलां के साथ मिल जाएंगे। नहीं, देखिए मैं बताऊं सना, मसला ये है कि लोगों के माइंड को सेट कर दिया गया है कि किसी बड़े की उंगली उठी तो सब उठ गए, किसी बड़े की उंगली गिरी तो सब बैठ गए। ऐसा नहीं है। ये भी नहीं है कि मुल्क जो है वो किसी की उंगली पे कंट्रोल हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा मुल्क है जहां पर सबकी मुफाहमियत के साथ ही सब कुछ होता है, किसी एक के कुछ करने से कुछ नहीं होता। यानी कि पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ है वो उनकी अपनी वजह से हुआ है, किसी उंगली देखिए पीटीआई का जो हुआ है, आपको पता है लास्ट में 9 मई का जो वाकया है उसको किस तरह से उन्होंने प्लानिंग की है और किस तरह से हमारी एक ऐसी इदारों पे जो है हमला हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। देखिए, इससे मुल्क का तो नुकसान हुआ सा ना, मगर हमारे जो दुश्मन ममालिक है ना, उनको हंसने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी, एग्जाम्पल दूंगी आपको कि मैं इंडियन चैनल्स पे जब डिबेट करती हूँ तो इंडियंस जो है हमसे ये सवाल पूछते हैं कि जो हरकत हम सालों में नहीं कर सके मुल्क को तोड़ने के लिए, तो वो हरकत खान साहब ने मुल्क को तोड़ने के लिए कर दी। तो आप देखिए ना, जहां मुल्क टूटने की बात आती है तो वहां वोटर क्यों नहीं समझता ये बात? देखिए, वोटर मैं वही बात बोलूंगी, वोटर तो गांव गोटों में आप जाएं जरा और एक बिरयानी की प्लेट पे बिकने वाला वोटर और एक बिरयानी की प्लेट भी यही ना, वो तो बिरयानी की प्लेट भी नहीं दे रहा है। मगर आप ये देखिए ना, अभी भी पूरा पाकिस्तान जो है वो एक जगह नहीं खड़ा हुआ। आप जरा इंटीरियर सिंध जाके देखें तो सही, वहां जो वडेरा सिस्टम चलता है, वहां जो पूरे खानदान जो है वो उनकी उंगली कह सकते हैं कि किसी वडेरे की उंगली उस तरफ गई तो वहीं वोट जाना है।
वो वहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी कह दे, उनको वो लोग नहीं समझते, वो पढ़े लिखे नहीं हैं या उनमें शऊर नहीं है, या उन बेचारों के साथ ऐसा सब कुछ किया जाता है, उनकी ज़मीनें गिरवी रखी जाती हैं, उनके बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होता है कि किसी की उंगली उठी कोई मुल्क को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचें अवाम को चाहिए अपने कैबिनेट को मजबूत करना चाहिए था, अपने लिए मुखलिस लोग रखने चाहिए थे। अब मुखलिस लोग ना रखें और आपके अंदर ही जंग चले और बिगाड़ पैदा हो, आप अपनी जो है बड़े लोगों को या किसी की जिसकी आपने उंगली की बात की, आप उनकी उंगलियों पे या उनके हाथों पे सारा बोझ डाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सियासत है, इसको मुफाहमियत के साथ हल करना चाहिए, ना कि इसके ऊपर ना उसके ऊपर। अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मेरे साथ एडवोकेट अमीर मौजम भट्ट साहब पीटीआई से मौजूद है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। अमीर मौजम भट्ट साहब, बड़े इल्जामात लगते हैं आपकी पार्टी पे, लेकिन उसके बावजूद भी एक वोट बैंक अभी भी नजर आता है कि अवाम जितने पोल्स हो रहे हैं आप लोगों के साथ हैं, लेकिन कहीं पे भी कोई भी पार्टी आपको ना सपोर्ट करने के लिए तैयार है, ना अभी आपका कोई ऐसा अलायंस नजर आ रहा है कि आपका झुकाव किस तरफ होगा, ना कोई बड़ी पार्टी ये चाहती है कि वो आपके साथ अलायंस करे। आगे इंतखाबात में बहुत कम वक्त रह गया है, क्या फैसले होंगे आपके? पहले मैं बुनियाद को दुरुस्त कर दूं। 9 मई का जो वाकया हुआ, जो तज़हीक मोस्ट पॉपुलर पार्टी हमारे मुल्क की थी पीटीआई, उसके चेयरमैन को जिस तरीके से कोर्ट के अहाते के अंदर गिरफ्तार किया गया, वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। उसने पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के फॉलोअर्स को बहुत ज्यादा ज़हनी हज़ीमत पहुंचाई। लेकिन आप ये देखिए कि 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बुलवा लिया और कहा कि आपके साथ गलत हुआ है, और उन्हें रिलीज कर दिया। फिर आपने कहा कि 9 मई की निस्बत से जो वाकयात हुए, उसकी निस्बत से पीटीआई ने बाकायदा पिटिशन फाइल की और कहा कि आप कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करें। जुडिशरी को कहा कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करें ताकि वो प्रोब करे कि ये काम किसने किया है। वो पिटिशन अभी तक अदालत में ज़ेर इल्तवा में है। ये इकदाम खुद पीटीआई का था कि आप इसमें प्रोब करें। इसलिए ये कहना जो है, ये तो इनका अपनी जगह पे एक मामला है। रही बात ये कि सब यकजा हो गए हैं। हाँ, भुट्टो के खिलाफ भी सब यकजा हो गए थे, और नतीजा ये था कि भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया था मुल्क के इन तमाम सियासतदानों ने मिलकर। उस वक्त भी एक साइफर का किस्सा था, और फिर भुट्टो साहब ने अपने मुकदमे में भी उसका तस्करा डिफेंस लिया कि मुझे बाहर के एमा पे जो है मंजर से हटाने के लिए काम किया जा रहा है। उस वक्त भी ना अदलिया ने उस मसले को अपनी जजमेंट में उसे प्रोब किया, और ना ही इस पे कोई राय कायम की। आज फिर वही मसला दोहराया गया है, और वो भी अब देखिए कि अब हर ज़द आम है, पूरा पाकिस्तान जो है अपनी हकीकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहा है। अच्छा सर, आप चूंकि प्रोफेशनली एजुकेट भी है, काफ़ी वसी तजर्बा है, ये साइफर केस को 4 हफ्तों में निपटाने की बात कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? मैं ये समझता हूँ कि ये 4 हफ्तों में निपटाएं या 20 हफ्तों में निपटाएं, फेयर तरीके से हो जाए तो वो तो चीज़ें इंशाल्लाह पाकिस्तान के हक में बहुत बेहतरीन होंगी। और जो है ये पीटीआई जो है बेशक कौम को ये सामने नजर आएगा कि फॉरेन इंटरवेंशन जो है वो वजह बनी इस तमाम तर नाहमवारी की। तो ठीक है, इन इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए। एड्रेस हो जाए तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर भुट्टो की तरह लेके जाएंगे और उसे जुडिशियल मर्डर की तरफ लेके जाएंगे या उससे मिलती जुलती कोई सजा करेंगे तो कौम उन्हें अच्छे नाम से तो याद नहीं करेगी। नसीम हसन शाह की सूरत में फिर आइंदा मजीद बातें आ जाएंगी। जो माजी में गलतियां हुई उसको फैसला साज उसको कोई रिपीट भी नहीं करना चाहेगा, लेकिन इस वक्त सिर्फ बात हक और सच की है। अभी आप क्या समझते हैं कि आपके चेयरमैन के खिलाफ ऐसे कौन कौन से मुकदमात हैं जिसको आप हाई लेवल कह सकते हैं कि इस पे बाकी कुछ डाउट्स हैं आपको, जिसकी वजह से आगे या तो उनको इंतखाबात के धारे से निकाल दिया जाएगा या कोई और चीज हो सकती है? इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात मज़हका खेज और खुद साख्ता है, ठीक है, और बादियों नजर में कानून के मुताबिक फैसला होगा तो इंशाल्लाह वो रिहा होंगे। और मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई मजबूत केस नहीं है?
मैं बिल्कुल पूरे वसूख से और बादियो नजर में जैसे मुकदमात को देखता हूँ, उनमें कोई भी मुकदमा मजबूत मुकदमा नहीं है। और अगर उन मुकदमात की आड़ में कुछ मनफी किया गया तो वो पाकिस्तान के लिए उसी तरीके से बुरा होगा जैसा कि पहले भुट्टो की सूरत में हुआ है। ठीक है, एक और एडवोकेट होने की ऐसे से एक और क्वेश्चन पूछूंगी। इस वक्त पार्टी को का हेड उतार के हम आपसे बात करेंगे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद आप क्या समझते हैं कि ये नाअहली वाला मामला चैलेंज हो सकता है, या आप समझते हैं कि पहले ही डाइल्यूट हो गया था जब उनको तोशाखाना वाले केस से बरी किया गया, या बरी नहीं किया गया तो उनको हटा दिया गया था और उसको भी मुंजमद कर दिया गया था उन चीज़ों को? क्या समझते हैं कि नाअहली वाला इमरान खान साहब का मामला और नवाज शरीफ साहब का मामला अलग अलग है, या कोई एक ही जैसा है? क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के थ्रू के नुकात के लिहाज से तो हम ये देखते हैं कि पहले वाली चीज़ों को नहीं कंसीडर किया जाएगा, बाद वाली चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा। किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये इसे उससे लिंकअप नहीं करना चाहिए, और ना ही अभी करीब मुस्तकबिल में इस तरह का कोई मुमकिन हो पाएगा। हर चीज की अपनी रविश है। लेकिन जहां तक आप नवाज शरीफ के मुकदमात की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि अदालत के फैसले को पंजाब की कायम मकाम गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया है, जो कि आईन और कानून की किताबों में तो नहीं है। तो जब एक कायम मकाम आर्जी अदालतें आर्जी हुकूमतें अदालतों के फैसलों को मुअत्तल करना शुरू कर दें ना, तो वहां पे बिगाड़ की अजीम सूरत नजर आती है। दूसरी बात मैं आपको कहूँ, एक होती है इंसाफ की बात, इंसाफ करना है। आप अदालतों से हमेशा ये उम्मीद रखिए इस निज़ाम के तहत कि ये रेगुलराइज करते हैं चीजों को, काम चले। जैसे कि इलेक्शन का मामला है, इलेक्शन की डेट किसने दिलवाई? सुप्रीम कोर्ट ने दिलवाई। काम किसका था? इलेक्शन कमीशन का था, प्रेसिडेंट का था, दूसरों का था। उन्होंने की नहीं। एडवोकेट अमीर मौसम भट्ट साहब, छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन मैं वो वाली बात नाअहली वाली अभी भी मजीद आपसे कुछ समझना चाहती हूँ, और व्यूज भी समझना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीजें कंफ्यूजन है इन दोनों बातों में। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी बात से कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और एडवोकेट अमीर मौसम भट्ट साहब मौजूद हैं। एडवोकेट अमीर मौसम भट्ट साहब, मैं उस कानूनी बारीकी को अभी भी समझने से कासिर हूँ कि एक मामला, दोनों मामला जो है वो नाअहली के हैं, लेकिन एक अभी वाला मामला है, एक पुराना मामला है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत इन दोनों मामला को किस तरह से देखा जाए? नहीं, लेकिन आपको कंफ्यूजन कहाँ आ रही है? मतलब आप दोनों मुकदमात को कैसे मिला रही हैं, किस बुनियाद पे मिला रही हैं? सर, एक पे सजा हो चुकी है और एक की सजा नहीं हुई थी, उस पर सिर्फ अभी फर्दे जुर्म एक मामले में हुआ था जिसपे इलेक्शन कमीशन ने नाअहली कही थी। देखिए, जिसकी वजह से नाअहली कही थी वो तो वैसे ही खत्म हो चुका था। अरे पहले देखिए, इमरान खान को किसी केस में सजा नहीं हुई, जिससे सजा हुई थी वो तो मुअत्तल हो गई। वो मुअत्तल हो गई और वो तो है नहीं। फिर दूसरा ऐसा कोई मुकदमा है नहीं जहां उन्हें सजा हुई हो। इलेक्शन अभी आपका होने वाला है 2 माह के बाद, तो 2 मुकम्मल होना है, किसी मुकदमे ने मुकम्मल नहीं होना। तो ऐसी तो कोई हाँ, अगर वैसी कोई आर्बिट्री कोई नई सूरत हाल आ जाए तो वाला, तो आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मिला रही हैं, वो उसकी ना स्टेज है ना उसका ये मौका है। और दूसरी नाअहली की बात, पहली बात ये कि नाअहल सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ हुए थे, और नाअहली अगर खत्म होनी है तो सिर्फ नवाज शरीफ की होनी है। और जैसे उसे रेड कारपेट दिया गया है, वो मैंने कहा ना कि हुकूमत ने उनकी नाअहली को चैलेंज किया जा सकता है। किसकी नाअहली को? नवाज शरीफ साहब की। आप मुझे बताइए, हुकूमत अदालत के फैसले को मुअत्तल कर सकती है? नहीं कर सकती ना। नहीं। अदालत ही ने अदालत के फैसले को मुअत्तल करना है, हुकूमत मुअत्तल कर सकती है? पंजाब की गवर्नमेंट ने उठा के एहतसाब की अदालत के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। ये कहाँ कानून में है? तो इसलिए आप जरा ये समझने की कोशिश करें कि अगर ड्यू प्रोसेस होता है, कानून के तहत मुकदमात चलते हैं, तो फिर उस के मुताबिक ही फैसले भी आएंगे। बादियों नजर में बड़ी ग्रेस के साथ इमरान खान जो है वो अपने केसेस का सामना कर रहे हैं। तो अभी करीब मुस्तकबिल में आप उनके खिलाफ किसी ट्रायल के मुकदमे में फैसला जो है वो एक्सपेक्ट ना करें। अगर होगा तो वो फिर उसमें जो है वो फिर अननेचुरल सी चीजें हैं। पाकिस्तान में माजी में भी हुई सर, चूंकि वक्त इंतखाबात में बहुत कम रह गया है, तो आपके पास और क्या ऑप्शन होगा कि अगर आपके कायद को इलेक्शन के धारे में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता? फिर तो उसके देखें, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की अवाम चौथा पिलर है पूरी हुकूमत का।
तो बात यह है कि मुल्क भी इनकी वजह से बनता है, आइन भी इनकी वजह से बनता है। नुकसान में पाकिस्तान के अवाम होंगे। मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाना है, जमहूरियत पे लेके जाना है, तो इमरान खान को भी धारे में रखना होगा। नहीं रखेंगे तो नुकसान होगा। लीडर का नुकसान तो कौम का नुकसान होता है। जी सर, अभी आप क्या समझते हैं कि अवाम की कोई कितनी बड़ी तादाद आपके साथ मौजूद है और आप बड़े कॉन्फिडेंस हैं कि अवाम की अक्सरियत के दिलों में इमरान खान बसता है। तो आप खुद ये देखिए, जितने भी सर्वेज हो रहे हैं, जितने भी नेशनल इंटरनेशनल सर्वे हुए हैं, वहां पे इंतहाई लीड के साथ हर कोई इमरान खान को ही तस्करा कर रहा है। इमरान खान ही लोगों के दिलों में मौजूद है। आर्गुमेंट को छोड़ दें, लोगों के दिलों में मौजूद है। और ये सर्वेज तमाम के तमाम इस पे यूनैनिमस हैं। और सर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी हम देख रहे हैं इंतखाबात से पहले ही तोड़जोड़ हो रही है। अमूमन तो देखा गया था कि इंतखाबात के बाद पार्टीज एक दूसरे के साथ मिलती हैं, लेकिन इस सारे सिनेरियो में किसी भी 2/3 मेजोरिटी से तो हुकूमत आनी नहीं, ये एक मुसल्लमा हकीकत है। अगर आपकी पार्टी को किसी के साथ मिलने की मजबूरी हुई और किसी की तरफ जाना पड़ा, तो वो कौन सी पार्टी हो सकती है? देखिए, मैं अगर अपनी जाती राय दूं तो वो जो है, मेरी गुजारिश है कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने इमरान खान के इलेक्शन धारे में होने के लिए आवाज उठाई थी, तो मैं कहता हूं कि अगर वो उसी फिक्र के साथ जुड़ेंगे तो एक बेहतर प्रॉस्पेक्ट बन सकता है। बहुत शुक्रिया। एडवोकेट अमीर मौजम भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। उसमें बातें बहुत सारी हैं, लेकिन एक हकीकत भी है। एक हकीकत ये है कि वाकई ही लोग परेशान हैं इस वक्त और वो समझते हैं कि इलेक्शंस फेयर नहीं होंगे। या अभी भी देखें, बात मोहतरम बड़ी मोअज़्ज़ज़ हमारी अदालत है और वहाँ से जो अहकामात भी आए वो भी हमारे लिए बड़े मोअज़्ज़ज़ तरीके से हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इंतखाबात टाइम पे होंगे नहीं होंगे, इस पे भी बड़ी कबातें आ रही हैं, बड़ी सवाल उठ रहे हैं। क्या समझती हैं आप? देखिए, इंतखाबात से पहले ये कबाहतें तो हमने बचपन से ही देखी हैं, जो मैं देखती आ रही हूँ। टाइम वाला मसला इतना नहीं हुआ था जिस तरह अभी टाइम वाला मसला हो रहा है। देखिए, इलेक्शन होना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा हो चुका है और आवाम परेशान है। इस वक्त एक अजीब सी गहमी है। मुल्क हमारा किस डगर पे चल रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा। सियासतदान अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए, आवाम को पता ही नहीं चल रहा। तो जब तक हुकूमत नहीं बनेगी, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक सब चीज़ें सामने नहीं आ सकेंगी। और मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि मुल्क में फेयर इलेक्शंस हो जाएंगे। फेयर इलेक्शन, देखिए, अब मुल्क को फेयर इलेक्शन की जरूरत है। क्योंकि देखें, जिस तरह चलता आया सिस्टम चल ही रहा था, मगर इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल मैं देख रही हूँ तो फेयर इलेक्शन होने लाजमी है। और मैं दुआ गूँ कि अल्लाह पाक ये फेयर इलेक्शन हो और कोई अच्छा सियासतदान, अच्छा लीडर हमारे मुल्क को मिले। बात शुरू हुई थी, इत्तेफाक ऐसा है कि प्रोग्राम खत्म हो रहा है उस वक्त भी ये बात है। अच्छा, आपने याद दिला दिया कि ये जो आप कह रही हैं कि नया सियासतदान, तो नया सियासतदान तो सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी अपने आप को देखिए, मैंने खानदानी सियासत की बात नहीं की। जाना चाहिए। जी, मैंने खानदानी सियासत की बात नहीं की। रिटायरमेंट वाली बात में मैंने यही कहा था कि जनाब जो उनको मशवरा देने वाले हैं फिर उनको भी रिटायर हो जाना चाहिए। तो आप किस सियासतदान की तरफ इशारा कर रही हैं कि नए चेहरे आए और वो पाकिस्तान को संभाल सकते हैं? देखें, मैं फिर वही बात बोलूंगी कि मैंने खानदानी सियासत की बात नहीं की। खानदानी सियासत तो जब तक मुल्क में चलती रहेगी, मुल्क का यही हाल रहेगा जो हाल है। क्योंकि चेहरा बदलने से किरदार नहीं बदलता, मुल्क की किस्मत नहीं बदलती। तो आवाम के ही हाथ में है कि वो किसको सिलेक्ट करेगी। मैं आवाम पे ये सवाल छोड़ती हूँ कि आप सही इंसान को मुंतखब करें ताकि अपने बच्चों के लिए सही मुस्तकबिल मुंतखब कर सकें। मतलब आप ये समझती हैं कि इस वक्त कोई पार्टी ऐसी है जिसके साथ आप मिल रहे हैं तो जनाब ये पार्टी तब्दीली लेके आ जाएगी? देखिए, हम मिल रहे हैं, हमारे साथ सारी पार्टियां मिल रही हैं। हम उनसे, हम देखें, हमारे पास अगर कोई मुल्क की मुफाहमियत के लिए आता है तो हम उसे हमेशा वेलकम कहते हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया, अभी पीटीआई की जो गवर्नमेंट रही है, हुकूमत रही है, वो भी हमारे इत्तेहादी रहे हैं। मगर तब भी मैं यही बात कहती थी, जो मुल्क की बका में है उसके साथ हम हैं, जो मुल्क की बका में नहीं है हम उसके साथ कहीं नहीं खड़े, चाहे वो कोई सी भी सियासी पार्टी हो, चाहे वो कोई सी भी। लेकिन जीडीए अगर इमरान खान साहब के साथ मिली थी तो उसकी वजह ये थी कि वो भी तब्दीली चाहती थी और वो समझती थी वही ना, मुल्क की मुफाहमियत और मुल्क की बका के लिए है। जो हमें नजर आता है कि मुल्क की बका के लिए और मुल्क का सुकून बनेगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा, वहां हम उनसे हाथ मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान का सोचते हैं, पाकिस्तान की आवाम का सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे उसमें एक और सवाल भी होता है, पॉलिटिकल वर्कर की तौर पर आपसे पूछूंगी। आप का भी एक स्टेक भी है और 5 जमातें आप लोगों की जो है वो मिली हुई है।
यहाँ पे अगर बाकी आप समझती हैं कि जो मफाहिमत पे बात करेगा, जो डेवलपमेंट पे काम करेगा, आप उसके साथ होंगी, लेकिन कुछ पार्टीज के साथ आप जो हाथ मिलाने जा रहे हैं, अगर उनका माजी में कोई ऐसा सिलसिला रहा है कि अवाम में वो मकबूलियत नहीं रही है या उनका अभी भी लबो लहजा बुरा है, तो आपको नहीं लगता कि वो आपकी पार्टी पे भी असरअंदाज होगा? देखिए, फिर वही मैं बात कहूंगी कि एक क्लास में सारे बच्चे हैं तो सारे तमीज़दार नहीं हो सकते। हमें हर बच्चे को लेकर चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम तरक्की की तरफ गामजन करना चाहते हैं। हम किसी ऐसे बिहेव जिसका सही ना हो उस स्टूडेंट को बाहर तो निकाल के फेंक नहीं सकते ना। फिर आप अपने क्लास को कैसे अच्छा बनाएंगे, कैसे तरबियत करेंगे? मुझे ये बता दें, वो तमीज़दार स्टूडेंट कौन सा है? वो तमीज़ वो है जो होते हैं वो है वो मुझे तो पाकिस्तानी सियासत मैं अगर कहूँ कि अगर मेरी पार्टी को देखी जाए तो मेरी पार्टी के ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, कोई नैब के छापे नहीं है, कोई मर्डर नहीं है। मैं तो अपनी पार्टी का नाम लूंगी कि मेरी पार्टी की अगर हुकूमत आती है तो ये चीजें नहीं होंगी। अच्छा, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है, बिल्कुल, उसको अगर पहले नंबर पे आ जाती है और आवाम की सपोर्ट हासिल होती है तो आप ये समझते हैं कि निजाम बदल सकता है? इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, ये चीज़ें जो है वो हमारे सामने आ रही हैं कि किस तरह से निज़ाम बदला जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली पहले भी तजर्बे हुए हैं और पहले जब तजर्बे हुए थे वो नाकाम इसलिए हुए कि किसी को लाडला बनाया जाता है, किसी को फिर लाडला बनाया जाता है, और अगर सेकेंड टाइम किसी को लाडला बनाया जा रहा है तो ये नहीं सोचते जो पहले वाले लाडले की आपके पास डेफिनेशन थी वो गलत थी, वो ठीक साबित नहीं हुई है। उसमें आपको नहीं लगता कि इस वक्त जिनको लाडला बनाया जा रहा है, आप भी उसी पार्टी के साथ जो हाथ में शामिल हो रही हैं, 2018 में हम उनको चोर डाकू कहते रहे, आगे भी अगर वक्त पड़ेगा तो ये फिर से चोर डाकू की सदा उठेगी? उस वक्त क्या अवाम को कंफ्यूजन का शिकार क्यों करते हैं? एक तरफ किसी को बड़ा अच्छा बना दिया जाता है, थोड़ी देर बाद फिर उसको बहुत बुरा बना दिया जाता है। ये चंद सालों बाद फिर नवाज शरीफ साहब के साथ होने वाला है, जो हमें साफ साफ नजर आ रहा है। देखिए सना, बना दिया जाता है नहीं, वो अपने अमल से बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप लाडले की बात करें तो लाडला लाइक को ही बनाया जाता है, जो लाइक बच्चा नजर आता है या जो नजर आता है जो घर में बेहतरीन लाएगा, घर के निज़ाम को अच्छा चलाएगा। अगर वो निज़ाम अच्छा नहीं चला सकता तो जाहिर सी बात है उसको डिसलाइक किया जाता है। तो लाडला भी उसी को बनाया जाता है जो समझ में आता है कि हाँ भाई ये कुछ बेहतरीन ले आएगा, गनीमत ही सही। चले जनाब, गनीमत ही सही, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त वो गनीमत वाली स्टेज से निकल चुका है। अगर आपको पाकिस्तान की बेहतरी करनी है तो यहाँ के अवाम को भी अपने किबले को दुरुस्त करना होगा और फैसला साजों को भी दुरुस्त करना होगा। मुल्क में इस वक्त बेहतरी उसी वक्त है जब जमहूरियत का तसलसल कायम रहे, और दूसरे ममालिक से जब हम ताल्लुकात की बात करते हैं, चाहे वो साबिक वजीर खारजा बात कर रहे थे या इल्ज़ाम तराशियों की और 15 महीने की गवर्नमेंट में अपनी वजारत की बात कर रहे थे, तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर जमहूरियत का तसलसल होगा तभी आप इंटरनेशनली अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं, और अगर आप इंटरनेशनली अपने मामलात को बेहतर करेंगे तभी आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। मुल्क सियासी बातों से या सियासतदानों से नहीं चलता, मुल्क चलता है जमहूरियत से, और जमहूरियत का तसलसल उसी वक्त होगा जब आप वक्त पे इलेक्शन करवाएंगे और फेयर तरीके से करवाएंगे, तो किसी के हाथ में हुकूमत आते ही चीजें बेहतर हो सकती हैं। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क में वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।